गुड इवनिंग एवरीवन। सो दिस इज़ ऑल्सो द लाइव। जो लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कर पाएँ। गुड इवनिंग अभिषेक। अपने क्वेश्चंस सेंड करिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लाइव पे दे नहीं पाएंगे। हेलो सिमरन। आर्य भद्र गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है। एस्थेटिक्स रॉय, ड्रॉप सेट एंड सुपर सेट इज गुड, जाइंट सेट टू। देखिए पीछे की काफ़ी सारी मोडालिटीज़ होती हैं। अब सुपर सेट क्या होता है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए जिन लोगों को नहीं पता है। सुपर सेट होता है जब आपकी दो ओपोजिंग मसल ग्रुप्स ट्रेन होती हैं विदाउट हैविंग अ रेस्ट, और कम से कम रेस्ट उसके अंदर दिया गया हो। तो अगर आप बाइसेप को ट्रेन करना चाहते हो, ट्राइसेप को ट्रेन करना चाहते हो, तो वो आपका सुपर सेट हो जाएगा। पर अगर आप बाइसेप की दो लगातार एक्सरसाइज लगाओ तो आपका कंपाउंड सेट हो जाएगा। तो यस, ये बेनिफिशियल है, पर ये उन पर्सन्स के लिए जो हाईली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स हैं। अगर किसी को वर्कआउट करते हुए 6 महीने नहीं हुए या 2 या 3 साल नहीं हुए, पर वो इतनी एक पीक लेवल पे नहीं अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है या कर पा रही है, तब उसके अंदर आपके ड्रॉप सेट और जाइंट सेट या कोई भी आपके जो सेट्स आपने नाम लिए अभिषेक, वो आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिन किनेस बढ़ाएंगे। क्रिएटिन किनेस होता है कि जिसके अंदर जो आपका मसल है वो ज़्यादा लूज होता है। तो इसीलिए जनरल पर्सन्स को नहीं दिया जाता। जो एडवांस सुपर एडवांस पर्सन होते हैं, जो हर तरह की ट्रेनिंग को अप्लाई कर चुके होते हैं, पीरियडाइजेशन अच्छे से कर रहे होते हैं, उनके बाद उनके उस वर्कआउट्स के अंदर इसको जो है अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ पर्सन को आप प्रोवाइड कर रहे हो। मिंटू ढिल्लों का क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम टू डू कार्डियो बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट। देखिए सबसे पहली बात समझिए कि बेस्ट टाइम कुछ नहीं होता है। बेस्ट टाइम होता है जब आपको बॉडी फील करके दे कि आप जो कर रहे हो दैट इज गुड और नॉट। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि जनरली साइंस बताती है कि जब आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो उसके अंदर आप हाई रेपिटेशंस कर पाते हो, और इवनिंग के अंदर हाई लोड। हाई रेपिटेशंस मॉर्निंग के लिए इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि आप फास्टेड स्टेट से आते हो, सो के आते हो, और इवनिंग के टाइम में आपने 2 3 4 6 मील्स ले चुकी होती है। इस वजह से जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड होता है। इस वजह से बताया जाता है कि आप शाम को ज़्यादा वेट उठा सकते हो और दिन के अंदर ज़्यादा रेप्स कंपैरेटिवली। इसकी जो एक्सेप्शन है वो हर जगह है। तो ऐसे ही अगर आप दिन के अंदर कार्डियो कर पाते हो देन दैट इज ऑल्सो गुड, और आप शाम को कर पाते हो, आपको जहां पे अच्छा फील होता है वहां पे आप करो। और फील की बात फिर बाद में आती है कि आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपकी दिन में जॉब है और शाम को लेट आते हो तो फिर आप कैसे कार्डियो कर लोगे अगर वो शाम को भी अच्छा है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह से है और उसके बाद आपकी बॉडी किस तरह से फील करती है। जो कोई आपको ये बताते हैं कि मॉर्निंग में कर लो, इवनिंग में कर लो, बेस्ट है, ये है, वो है, बेस्ट कुछ नहीं होता है। बेस्ट जो आपकी बॉडी उस काम को परफॉर्म कर लेना दैट इज बेस्ट। सीडेंटरी रहने से अच्छा है कोई आप वर्क कर लो, एंड दैट इज कि आप कार्डियो किसी भी टाइम पे कर सकते हो। ईशान यस। देबू फिट, best time to take vitamin D from sun especially in summer if you take sun bath after 10 AM in the sun, उससे कैंसर होता है। देखिए स्टडीज़ काफ़ी सारी होती हैं, उनके अंदर कुछ बताते हैं कि आपको 11 बजे के बाद लोगे तो सनबर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे ना कैंसर होता है, ना ऐसे आपको जो विटामिन डी के बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको हमेशा दिन के अंदर आप किसी भी टाइम पे लीजिए, बट यस ये सस्टेनेबल नहीं है कि दोपहर को ये समर्स के अंदर 12 बजे 11 बजे जाके आप उस हीट को ग्रैब कर रहे हो। नॉर्मल भी अगर आप कोई काम के लिए जाते हो उस टाइम आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलता है अलग से। बस ऐसे करके अगर आप उसको
कह रहे हो कि मैं अब विटामिन डी ले रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है। आप कोई भी काम करोगे और आप सूरज के अंदर उस चीज़ को अंदर उस काम को कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको विटामिन डी ले रहे हो। तो आप 10 बजे लो, 12 बजे लो, 4 बजे लो, सुबह 7 बजे लो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ईशान, इज इट नेसेसरी टू ट्रेन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स टुगेदर और वी कैन ट्रेन देम सेपरेटली? देखिए, जो आपकी काइनेसियोलॉजी है, दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स, वो ज़्यादातर आपको ऐसे नहीं बताती है कि आपको बाइसेप के साथ ट्राइसेप करना चाहिए, क्योंकि बाइसेप आपका आता है पुलिंग के अंदर और बाइसेप आता है पुशिंग के अंदर। बट यस, अगर आपने अपनी बॉडी को उस तरह का लोड प्रोवाइड करा है और उसके बाद अगर प्लेट्यू आ रहा है और आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो फिर आप बाइसेप और ट्राइसेप को भी एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। बस ऐसा नहीं कि अगर आप बिगनर हैं और आपने किसी तरह की प्रिपरेशन नहीं करी है और उसके बाद जो है आप डायरेक्ट बाइसेप ट्राइसेप पे जा रहे हैं, तब वो जाके आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आ पाएगा। अभी मेरे फिटनेस क्लाइंट हैं, उसको मैंने कार्ब सरप्लस में रखा हुआ है 500 प्लस कैलोरीज, बट 500 ग्राम इन अ मंथ इंक्रीज हुआ, बहुत स्लो हो रहा है, तो बताइए क्या कर सकते हैं? अभी सबसे पहले तो आपने कार्ब सरप्लस में रखा हुआ है, टोटल कैलोरी सरप्लस के अंदर रखा हुआ है। मैं मान के चलता हूं कि आपने टोटल कैलोरीज के अंदर डाला है, यहाँ शायद गलती से मेंशन कर रखा हो, और अगर कार्ब सरप्लस पे डाला तो फिर आप अगेन नोट डाउन कर दीजिएगा, उसके अंदर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो अगर आपने कैलोरी सरप्लस के अंदर डाला, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको, जो मैंने सीएनएस क्लासेस में समझाया है कि 500 कैलोरीज अगर आप बढ़ा दोगे तो वेट ऐसे ही गेन हो जाएगा। एक मोडालिटी होती है कि 3500 कैलोरी अगर आप इनटेक करोगे तो उसके अंदर आपका 1 पाउंड ऑफ वेट बढ़ता है, और अगर 3500 कैलोरी आप डेफिसिट करोगे तो सर 1 पाउंड ऑफ फैट लूज होता है। अब वो तरीके से करी जाए, ये नहीं कि आप एक दिन में खा लो। 500 कैलोरीज अगर आप एक दिन में करते हो तो 7 दिन के अंदर आपकी 3500 कैलोरीज होती हैं, तो उस तरीके से आपका आता है। बट किन्हीं पर जो काफ़ी सारे पर्सन्स होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिक रेट ना हो तो उनकी दिन की फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी भी ना हो तो उनके स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा होते हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और क्लाइंट्स हमेशा ये चाहेंगे, हम भी एज अ क्लाइंट अगर हो तो हम भी यही चाहेंगे कि हमने अगर आपको ये कुछ पे किया है तो वी वांट कि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले, और रिजल्ट्स कभी जल्दी नहीं मिलते हैं। रिजल्ट्स को लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, और उस कंसिस्टेंसी का नाम ही है वर्कआउट, डाइट एंड रेस्ट। तो आप इसी को आपको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। अंशु, while fat loss I'm getting a little problem of under eye wrinkles and how to deal with it। देखिए, वो फैट लॉस से आपके रिंकल्स नहीं आते हैं, जब बॉडी के अंदर जो आपकी डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज होती हैं, उससे वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप अपनी मील को बैलेंस कर लेंगे, देखिए मेन तो हम लोग किस चक्कर में रहते हैं कि फैट लॉस हो जाए, बॉडी में मसल गेन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट अगर बॉडी की अंदर की फंक्शनिंग जो होती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात आती है फंक्शन, फिर आता है हेल्थ, फिर आती है फिटनेस, और फिर आता है परफॉर्मेंस। फंक्शन का मतलब है कि बॉडी के आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहें। ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहेंगे तब जाके आपकी बॉडी जो है एक तरह से हेल्दी रहेगी, आपको कोई खांसी जुकाम सर्दी बुखार वगैरह ये सब नहीं हो पाएगा। जब हेल्थ अच्छी रहेगी तब फिटनेस पे आओगे। फिटनेस का मतलब फैट लॉस, मसल गेन, ठीक है, आपको अपना कुछ भी लेवल इंक्रीज करना है या आपको अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज कम करना है, तो वो सारा आपका फिटनेस में आ जाता है। और उसको जब आप एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस। जो कि आपके स्पोर्ट्स प्लेयर्स, या फिर अगर आप चले जाओ कोई भी आप एक स्पोर्ट के अंदर या किसी भी आप एक चीज के अंदर, आप उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले जाओ। जैसे आप अपनी फिजिक के ऊपर वर्क करते हो, पर फिजिक के ऊपर वर्क करने के साथ आप उसको इतना ज़्यादा लेके जा रहे हो कि आप बॉडी बिल्डिंग के ऊपर compete करना चाहते हो या बॉडी बिल्डर लेवल ऑफ फिजिक बनाना चाहते हो, तो वो आपका स्पोर्ट बन जाता है। वो फिर आपका पैशन एक तरह से नहीं रह पाता, वो फिर आपका एक तरह का स्पोर्ट बन जाता है, और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग तरीके से करनी पड़ती हैं, वो परफॉर्मेंस के अंदर आता है। तो प्लीज़ अपनी डाइट के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स को बैलेंस करिए, फ्रूट्स की इनटेक बढ़ाइए, ठीक है। जितना आपकी बॉडी में माइक्रोज रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी जो है, जो आप मैक्रो कंज्यूम कर रहे हो, प्रोटीन, कार्ब, फैट, उनको वो ब्रेक डाउन कर पाएगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है, तो उन सबको देखिए। आशीष, थायराइड मेल पर्सन कैन डू जिमिंग और व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट, एंड व्हाट अबाउट डाइट। देखिए आशीष, थायराइड पर्सन के अंदर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, ठीक है। अगर हाइपो है तो आपको क्या है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको ज़्यादा करना है, और अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसकी एक्टिविटी को कम कर देना, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म, जो उसका मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है।
तो इसलिए आपको उस मोडालिटी से काम लेके चलना पड़ेगा। और उसके अलावा और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर फिजिशियन की कंसल्टेशन के बिना आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। और डाइट के अंदर ये है कि जितना वो हाई फाइबर डाइट लें, और हाई फाइबर डाइट के साथ भी डिपेंड करता है कि वो हाइपोथायराइडिज्म का बंदा है या हाइपरथायराइडिज्म का। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो फिर उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, अगर वो हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, दैट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक मोडालिटी आप कर सकते हो फॉलो। अभिषेक रॉय, वाई K11 से दैट सुपरसेट्स एंड जायंट सेट्स आर बैड। देखिए हर किसी चीज़ को ना मार्केट करने का तरीका अलग होता है। कोई बताता है कि आपको ये प्रोसेस ले लो तो आप इससे आगे चले जाओ, कोई बोलेगा इससे चलो तो आगे चले जाओ। तो मोडालिटी पीछे की क्या है, अब पूरी बातें जाननी पड़ेंगी वो क्यों मना करते हैं। अगर आपके पास जो भी उनका नोट है या फिर जो भी उनका आर्टिकल है उसको आप सेंड कर सकते हो, तो उसको देख के मैं बता सकता हूँ। बाकी जनरली सबका बात करने का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने बताया कि सुपरसेट जायंट सेट किन के लिए बेनिफिशियल हैं। क्रिएटिन किनेज अगर बना रहे हो बॉडी को, अगर आप ओवर ट्रेनिंग मोड में लेके जा रहे हो, उस लेवल का आपका इंटेंसिटी नहीं है, उस लेवल का आपका डाइटरी पैटर्न नहीं है, रेस्ट नहीं है, लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तो वो कहाँ से आप कर पाओगे। विकी, बिगनर को 12 सेट, इंटरमीडिएट को 12 to 16 सेट और एडवांस को 16+ सेट, इसको थोड़ा समझा दीजिए। देखिए बिगनर के अंदर क्या होता है कि हमें उसको ज़्यादा सेट्स प्रोवाइड नहीं करने, हमें उसके न्यूरल फायरिंग रेट को बढ़ाना होता है। न्यूरल फायरिंग रेट है कि जो आपकी जो आपके ब्रेन के अंदर से नर्व सिग्नलिंग जा रही है, एक्शन पोटेंशियल आता है, वो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अच्छे से पहुंचे। उसको पहुंचने के बाद आपका जो एसिटाइल कोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका अच्छे से आपके मसल्स के अंदर जाए, तब जाके वो फाइबर्स को एक्टिवेट करे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो कम सेट के अंदर पहले उसको यूज टू करना सीख जाए। उसके बाद जैसे जैसे उनकी बॉडी यूज टू होती जाए वैसे वैसे हम उनको सेट बढ़ाएंगे। और खाली सेट बढ़ाने से काम नहीं होता, पर आपको जनरल चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको नोट डाउन करवाई हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप जो ये कोर्सेज के अंदर और आगे जाएंगे, वैसे वैसे आप समझेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। रोहित मिश्रा, सोयाबीन ज़्यादा खाने से खराबी करता है। देखिए काफ़ी सारी स्टडीज़ ने ये बताया है कि सोयाबीन के अंदर जो एक प्लांट हार्मोन है वो है आइसोफ्लेवोन्स, और आइसोफ्लेवोन जो है फाइटोएस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट हो सकता है, और फाइटोएस्ट्रोजेंस जो है वो कुछ केसेस के अंदर एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, जो कि मेल्स के अंदर गायनोमास्टिया बनाने के चांसेस बढ़ाते हैं। अब कई स्टडीज़ बताती हैं कि यस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, कई बताती हैं नहीं है। तो इसीलिए आप ये लेके चल सकते हैं कि आप 50 से 60 ग्राम, मेरे हिसाब से 50 से 60 ग्राम अगर आप सोया सोर्स से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को ले सकते हैं। बट ऐसा आप ये मत समझिए कि हम जो भी हम ये प्रोटीन सोर्स कंज्यूम करते हैं वो सारा का सारा आपका जो है वो सोया से ही आता है, ऐसा नहीं है। हम हर एक चीज़ से कंज्यूम करते हैं, पनीर भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, रोटी के अंदर यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। अगर एक एवरेज है, जब चपाती लो तो 16 ग्राम उसमें कार्ब होते हैं, 4 ग्राम प्रोटीन होता है। कुछ आपको 2 बताएं, कुछ आपको 3 ग्राम वो है उसका प्रोटीन, पर कुछ अमाउंट तो प्रेजेंट है। अमीनो एसिड भले ही कम है, कुछ तो आ रहे हैं आपके। तो आपके काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज आप जो है प्रोटीन लेते हो। बाकी आपका सप्लीमेंटल फॉर्म हो गया या फिर आपकी जो ये नॉन वेज सोर्स हो गया, तो इनसे तो आ ही रहे हैं। तो इसलिए आप बाकी सारे सोर्सेज से लेते हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ 50 से 60 ग्राम लीजिए। बाकी काफ़ी इसके ऊपर पुख्ता जो है वो रिसर्च नहीं है कि वो आपका बॉडी के अंदर जो है पैथोलॉजी क्रिएट करता है ही है। सर्वेश, फैट लॉस करना है तो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट क्या डिक्रीज करें। देखिए सर्वेश, ज़्यादातर जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को ले पा रहा हूँ वो मैं उनको एक बेस के ऊपर लेके चल रहा हूँ जो मैंने क्लासेस में जनरली बताया हुआ है। तो अगर आप CNS क्लास के स्टूडेंट हैं तो शायद आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपको कम तो करना है, पर आपको ओवरऑल मैक्रो बैलेंस को लेके चलना है। और मैक्रो बैलेंस के साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ता है। तो इसी वजह से आप चाहे प्रोटीन को कम करो, कार्ब को कम करो, फैट को कम करो, आपका ओवरऑल मैक्रो बैलेंस में रहना। तो जनरली जो मैक्रो बैलेंस रहना चाहिए वो 50 से 60% आपका कार्ब से रहना चाहिए, 20% आपका प्रोटीन और 30% फैट। तो 50% कार्ब, 20% प्रोटीन, 30% फैट। आप 60% कार्ब, 10% प्रोटीन, 30% फैट भी चल सकते हो, बट इससे ज़्यादा आपको इधर उधर कम से कम जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप प्रोटीन को हाई करो, कार्ब को कम करोगे तो आप कर सकते हो, फिर आपका प्रोटीन एनर्जी देने का काम करेगा।
ठीक है। तो जो काम कार्ब करा वो या प्रोटीन से कराओगे, बट वो कुछ केसेस में बेनिफिशियल भी होता है, पर वो क्या होता है वो फिर आपके हायर कोर्सेज के अंदर आते हैं। हरप्रीत सिंह जी, हरप्रीत जी बहुत मेरे को पोक करते हैं मैसेज के अंदर, तो हरप्रीत जी के तो क्वेश्चन यहाँ पे बताने ही पड़ेंगे। कैन वी टेक प्रोटीन शेक आफ्टर एक्सरसाइज इन फ्रूट शेक्स और जूस, एंड सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जूस एंड शेक्स? जी देखिए, सबसे पहले तो जो आपका प्रोटीन होता है, मैंने बताया है कि आपको जब भी प्रोटीन का इंटेक करना है तो उसको हमेशा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब के साथ लेना चाहिए, बट उसके साथ अगर आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी चाहिए जो आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब से नहीं आ पाते, तो आप उनको फ्रूट जूस के अंदर ले सकते हो। और फ्रूट जूस के अंदर जो है वो आपका होता है जो ये पाइनएप्पल वाला होता है, पाइनएप्पल वाले में लेंगे तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे, और जो आपका पोस्ट 30 to 60 मिनट्स जो आपका वर्कआउट के बाद होता है दैट इज इंसुलिन फ्री, तो उसमें आपका इंसुलिन जो है वो स्पाइक भी नहीं करेगा, तो इस वजह से आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप बिल्कुल उसको कंज्यूम कर सकते हो, फ्रूट शेक के साथ आप ले सकते हो। और डिफरेंस बिटवीन जूस एंड शेक्स, देखिए बिल्कुल जूस होता है जो आपका फ्रूट से बनता है, और शेक्स होते हैं वो आपके फ्रूट से काफ़ी सारी चीज़ों को आप ऐड करते हो तब जाके वो थिक मिक्सचर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज शेक्स। तो यस, उनका जो मैक्रोज और माइक्रोज होता है बैलेंस वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है, तो शेक्स जो है वो आपकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्लाइसेमिक लोड के अंदर आ जाते हैं। सतनाम, जो विटामिन फैट सोल्यूबल होता है उसके लिए हमें अलग से फ़ैट कंज्यूम करना पड़ेगा? देखिए, अलग से फ़ैट कंज्यूम नहीं करना, जो भी आप फ़ैट कंज्यूम करते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट स्टोर्स हुए वो फुलफिल्ड हैं, अगर आपकी बॉडी में फ़ैट प्रेजेंट है तब जाके वो मेटाबोलाइज होंगे। फ़ैट का मतलब मैं इस फ़ैट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फाशिया या सबक्यूटेनियस फ़ैट की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉडी के अंदर जो आपने फ़ैट इंटेक किया है, लिपिड्स को इंटेक किया है, वो आपकी बॉडी में अगर प्रेजेंट होंगे तो ADE के हैं वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होंगे। मनी भगत, मैं डाइट न्यूट्रिशन देख रहा था, उसमें प्रोटीन फैट कार्ब्स के साथ पोटेशियम कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा उसको भी कैलोरीज में काउंट करना है। देखिए, पोटेशियम जो होता है उसकी जो आपकी इंटेक रहेगी वो 2 से 4 ग्राम रहेगी पर डे के अंदर, और सोडियम की जिसके साथ ही आता है इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर आपको होता है 4 से 6 ग्राम जी, उसको भी आपको मेंटेन करना। और कोलेस्ट्रॉल का तो शायद मैं इसके अंदर आपको नोट डाउन करवा ही चुका हूँ कि जो आपका HDL रहेगा दैट विल बी 40 to 60 mg 40 to 60 ग्राम्स जो आपका रहेगा वो डेसीलीटर के हिसाब से रहेगा, और जो आपका LDL रहेगा वो 130 to 140 जो आपका रहेगा उसकी क्वांटिटी वहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो इस हिसाब से बिल्कुल लेना है। अंशु तकियार, वो आपने बताया था कि हाउ मच डेयरी फैट अ पर्सन कैन कंज्यूम अ डे। देखिए, जनरली कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं बता सकते, जो भी एक पर्सन का मेटाबॉलिक रेट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझाता हूँ आपको कि अगर किसी का मेटाबॉलिक रेट 2000 कैलोरीज है और 2000 कैलोरी के अंदर वो 30% फैट से कंज्यूम कर रहा है अपनी कैलोरीज, तो 30% 2000 का हो गया 600 कैलोरीज, तो 600 कैलोरी आपकी जो है फैट से आनी चाहिए, और टोटल जो आपका सैचुरेटेड फैट है जो कि आपको डेयरी से मिलता है वो आपको 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइडियल केसेस के अंदर। तो 2000 कैलोरी का 10% हो गया 200 कैलोरी, तो उससे ज़्यादा आपका डेयरी से नहीं आना चाहिए। अब चाहे वो आप किसी भी सोर्स से ले, चाहे पनीर लो, दूध लो, या आप कोई और सैचुरेटेड फैट से आप लो, चाहे वो आपका एग यॉक क्यों ना हो। तो इसीलिए हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि आपको एग यॉक 3 खाने चाहिए, एग वाइट 5 खाने चाहिए। वो जितना आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है उस हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर कितना फैट कंज्यूम कर रहे हैं, कितने अलग अलग सोर्सेज से, उस पर डिपेंड करता है। मृदुल, क्विक वेज मील ऑप्शंस फॉर क्विक एनर्जी बिफोर वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग। वेज के अंदर आपका हो जाएगा एक आप ले सकते हैं बनाना, या फिर आप ले सकते हैं पोटैटो, और उसके साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं कर्ड, दही। दैट इज योर गो टू मील इन द एनर्जी फेज बिफोर गोइंग टू द वर्कआउट। चरणप्रीत, व्हाट डाइट एडवाइस कैन वी गिव टू फीमेल सफरिंग फ्रॉम PCOD? देखिए चरणप्रीत, बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट आप इस बात को समझिए कि आप एक चीज़ के थ्रू ना सारी चीज़ों को अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं लेके आ सकते। इस बात को समझिएगा,
कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो जब अपनी 5 साल की MBBS करते हैं उसके बाद भी वो डाइट, वो जो उनकी मेडिसिन होते हैं उनको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्रिस्क्राइब करने के लिए उनको 2 या 3 साल की MD करनी पड़ती है, डॉक्टरेट इन मेडिसिन। तो उसके बाद जो होता है तब जाके वो लिख के दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रिस्क्राइब भी नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जनरली आपको बता दूंगा, बट फिर वही बात है, यहाँ से जो मैं आपको बताऊंगा वो आप उसका 50% ग्रैब करोगे, किसी को समझाओगे 20%। सेम गोज़ फॉर मी। तो इसीलिए जब तक आप उसके अंदर स्पेशलाइज ना करें तब तक आप इन जो आपकी ये पैथोलॉजी हैं, जो आपकी ये एबनॉर्मेलिटी आती हैं, उनके अंदर आप कम से कम अगर आप रखेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर करियर। श्रिज, स्टबन फैट क्या होता है? स्टबन फैट कुछ नहीं होता है, जो फैट आपकी बॉडी से ना जाए वो आपको जनरली स्टबन फैट में हम उसे टर्म कर देते हैं। तो वो आपका होता है एब्डोमेन एरिया के अंदर फैट। अब एब्डोमेन एरिया के अंदर स्टबन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो आपका है वो कैपिलरीज का नेटवर्क बहुत कम है। आपके स्टमक में तो ब्लड सबसे, स्टमक कह रहा हूँ, आपके कोर के एरिया के अंदर तो ब्लड सबसे ज़्यादा है, बट जो आपका फैट टिश्यू है वहाँ पे जाके इतना आपका नेटवर्क सप्लाई नहीं है कैपिलरीज का। इसलिए हमें माइक्रो ट्रॉमा होने के बाद भी आपको जो है न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वहाँ पे फैट जल्दी से नहीं जा पाता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो वहाँ से भी जाएगा। राजवीर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सतनाम, साउंड स्लीप को समझा दीजिए। ड्रीम को साउंड स्लीप में मेंशन करेंगे क्या? देखिए जी, बिल्कुल आप ड्रीम ले रहे हैं, कैसी भी ड्रीम ले रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट आपकी साउंड स्लीप का मतलब होता है कि आप जब भी कोई स्लीप ले रहे हैं तो आपको उठना नहीं है, वो साउंड रहनी चाहिए। अब आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इस हिसाब से अगर आप लोगों को कम से कम आपकी आंख रात के अंदर खुलेगी, या जिस भी टाइम में आप सोते हैं उस समय कम से कम खुलेगी, दैट इज कॉल्ड एज साउंड स्लीप। अभिषेक का अगेन क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स अपराइट रोज आर इफेक्टिव, K11 टोल्ड अस नॉट टू डू। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी K11 से कोर्स करा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई बात बताऊँगा तो मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं माईफाई के साथ लिंक्ड हूँ अभी तो मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, मैंने भी छोड़ा था कि मैं बिल्कुल कंसंट्रेशन कर्ल नहीं करता था, बिल्कुल भी ये स्मॉल मसल ग्रुप्स को ट्रेन नहीं करता था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब काफ़ी सारी चीज़ें आप अलग अलग करते हो, वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि वो चीज़ें यस कहीं तरह पे ठीक हैं, बट अगर आपको एक लेवल पे आगे आना पड़ता है तो आपको उनका यूज़ करना पड़ता है। कहने का मतलब है आपको कंसंट्रेशन कर्ल के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको बाइसेप्स ज़्यादा ग्रो करना है, आपको बैक मूवमेंट पे यानी कि पुलिंग मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। बट यस, आप कंसंट्रेशन कर्ल ना करो तो वो चीज़ सही नहीं, आप कर सकते। आपको क्या है, एल्बो फ्लेक्शन करना है। आप एल्बो फ्लेक्शन आप कंसंट्रेशन कर्ल से करो या आप बाबल कर्ल से करो, दैट इज जस्ट अ सिंपल क्राइटेरिया। बस क्या है कि उसका एंगल अलग हो जाता है, उस एंगल अलग के अंदर अलग तरह से आपका फाइबर हिट कर पाता है। तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, पर बिल्कुल करना चाहिए। अपराइट रो को भी करने का तरीका होता है, अगर आप उसको इफेक्टिवली कर पाओगे दैट इज़ गुड, बट उसके अंदर भी काफ़ी सारी मोडालिटीज़ आती हैं। जनरल पर्सन को हम जो है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं अपराइट रोज। जनरल पर्सन का मतलब है जिसका जो इंटेंसिटी लेवल है वो ज़्यादा नहीं है। सौरभ छाने, 3 डे स्प्लिट। 3 डे स्प्लिट का मतलब है सौरभ कि आपको जो है पुशिंग, पुलिंग और लेग्स, इस तरह से आपने जो है उसको 3 दिन स्प्लिट कर दिया। अब पुशिंग के अंदर आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप आ गए, पुलिंग के अंदर आपके बैक, बाइसेप्स, रियर डेल्टोइड और बैक का जो आपका एरिया दैट इज अपर ट्रेपीजियस वो आ जाता है, और लेग्स के अंदर तो आपका अलग से लेग की कॉम्पोजिशन है ही। तो ये आपकी 3 डे स्प्लिट के अंदर आ जाते हैं। तो यस, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 5 या 6 या 7 दिन वर्कआउट कर, 7 दिन तो खैर बहुत कम लोग आपको इस तरह से बताते होंगे, बट 6 दिन करना कोई ऐसा बेनिफिशियल नहीं है।
अगर आपका गोल उस लेवल का नहीं है, अगर आपका डाइटरी पैटर्न उस हिसाब से नहीं चलता और आपका विजन उस पे ऊपर नहीं है, तो अगर आप 6 दिन कर भी लोगे तो इतना ग्रोथ नहीं होगी। पर अगर जो भी ग्रोथ हुई है तो हमें क्या फील होता है कि यस हमने 6 दिन वर्कआउट करा है, तब जाके हमारी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आए हैं। बट नो, आपकी बॉडी जो रेस्ट प्रोवाइड कर रही है वर्कआउट करने के बाद, जब अपने मसल ब्रेकडाउन करें, वो माइक्रो टीयर्स, माइक्रो ट्रॉमा आए हैं, उसके बाद जब वो जाके ठीक होता है, उससे अभी ग्रोथ हो रही है। एंड दैट ग्रोथ कैन बी अटेन इन 3 to 4 days if you're doing any kind of workout in a week. David, please explain endurance training adaptation. एंड्योरेंस ट्रेनिंग एडेप्टेशन का मतलब होता है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन और कैपिलरीज जो हैं इनकी डेंसिटी बढ़ती है, इनका कभी नंबर नहीं बढ़ता। एंड्योरेंस के अंदर जो भी आपकी एडेप्टेशन आती है उसके अंदर आपका डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है आपके पावर हाउस ऑफ सेल, जहां से आपको पावर आती है। मायोग्लोबिन इज मसल्स प्रोटीन, जहां पे जाके आपका ऑक्सीजन भी ज्यादा स्टोर्ड रहता है। और कैपिलरीज होती हैं आपकी आर्टरीज का स्मॉलेस्ट पार्ट, जो आपके उन एरियाज के ऊपर ब्लड लेके जाती है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपकी आर्टरीज लेके नहीं जा सकती, जो आपकी सब ब्रांचेस में डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स के नाम में आर्टरीज नहीं आएगी, हमारी कैपिलरीज आएंगी। तो जो आपके एंडिंग्स हैं बॉडीज की, वहां पे आपकी कैपिलरी लेके, तो जितना आपका डेंसिटी अच्छा होगा उतना ज्यादा जो है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी जो वर्क है वो अच्छा हो जाएगा। SKJU फैट बर्नर के बारे में देखिए, फैट बर्नर जो है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है, उसके साथ साथ आपकी जो एपेटाइट है उसको सप्रेस करता है। अब जनरली तो सही है, बट इसके अंदर एक जो इसकी एक ही नेगेटिव इफेक्ट आता है, दैट इज कि आपके फैट चैनल्स को ब्लॉक करता है। अब फैट चैनल्स आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे जाके फैट स्टिक करता है। अब इसीलिए अगर आपकी बॉडी में गुड फैट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी जो है HDL होता है और LDL भी चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल हमसे भले ही टर्म कर दे, पर वो आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल से भी डबल अमाउंट में चाहिए। बट अगर आपने वहाँ पे वो ब्लॉकेज आ रही है, वहाँ पे फैट स्टिक नहीं कर पा रहा है, तो आपकी बॉडी को फैट के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जो कि इतने सारे होते हैं। तो इसीलिए फैट बर्नर्स वैसे तो ठीक नहीं था। अगर आपको फैट बर्नर चाहिए तो आप ग्रीन चिलीज कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रीन चिली लेंगे तो फैट का जो आपका जो ये मेटाबॉलिक रेट है, या जो फैट जिस रेट पे आपका जो ये मेटाबोलाइज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। विकास, ईटिंग फ्रूट्स आफ्टर 7 to 8 PM, इज देयर एनी हार्म इन इट? देखिए, जनरली जो आपको बताया जाता है कि 12 बजे के बाद आपको फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, और अगर आप फ्रूट्स कंज्यूम भी करने हैं तो 3 बजे के तक आपको सिट्रस फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी का सर्केडियन पैटर्न इस तरह से होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्रक्टोज जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैट के अंदर कन्वर्ट करता है, कम से कम आपका जो है उसको मेटाबोलाइज करवा पाता है, इस वजह से। बाकी कभी कभार आप लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप उसको हैबिट बना दो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभिजीत, अगर किसी को मील प्लान से ब्लोटिंग हो रहा है तो क्या करें? देखिए, ब्लोटिंग का अगर हो रही है मील प्लान से, तो ज़रूरी नहीं जो आपने मील प्लान बनाया है उससे हो, उसके साथ हो सकता है जो पहले से वो चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं। उस डाइट प्लान की बात नहीं कर रहा, वैसे भी जो उनका जो जनरल जो उनका ये लाइफस्टाइल है, किस तरह से वो फूड्स को कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर ब्लोटिंग हो सकती है। तो ट्राई कीजिए कि वो खाली पेट जो है वो जीरे का पानी लें या फिर वो गुनगुना पानी लें, उनसे उनके जो बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो काफ़ी अच्छे होंगे, और उससे जो उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी थोड़ा इंक्रीज होगा, जिस वजह से हेल्प होगी। अल्कोहल, अगर किसी को हाइपरकाइफोसिस है तो उनको शोल्डर एक्सरसाइज कैसे करवा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो हाइपरकाइफोसिस कोई टर्म नहीं है, काइफोसिस होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो आपने चलिए मान लेता हूँ उसको टर्म को बनाने के लिए किया है। तो अगर काइफोसिस है तो उसके अंदर आपको शोल्डर की एक्सरसाइज अंदर एंटीरियर डेल्टॉइड नहीं कराना है, आपको ज़्यादा उसका जो है वो पुशिंग मूवमेंट जो उसकी होती है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, उसकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा करानी है, और जो पुलिंग मूवमेंट है दैट इज़ बैक रियर डेल्टॉइड, उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करानी है। तो शोल्डर के अंदर पोस्टीरियर डेल्टॉइड को आप ज़्यादा स्ट्रेंथन अप कराना है, लैटरल और जो आपका इंटीरियर है उसको कम से कम। अभिषेक का क्वेश्चन है, डू यू थिंक K11 इज़ अ गुड अकेडमी? यस, K11 इज़ अ वेरी गुड अकेडमी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यस, जो उनकी टर्म्स हैं वो नॉर्मल
चीज़ों से काफ़ी जगह कई जगह अलग चली जाती हैं। तो जो उनका क्वालिटी ऑफ टीचिंग है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिस तरह से पढ़ाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस मेथोडोलॉजी कई जगह आपके चेंजेस आती हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि जो वो सिखाते हैं, जो उनका कोर्स होता है, एक्सटेंसिव प्रोग्राम होता है, वो ज़्यादा लंबा होता है, तो आप उसके अंदर ज़्यादा डीप सीख पाते हैं। हमारा जो है उसके अंदर हमने इस हिसाब से बनाया है कि बजट फ्रेंडली हो, पर उसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा मैं समझा पाऊँ, या जो भी हमारे जो ये टीचिंग फैकल्टीज़ हैं उसके अंदर भी जितना ज़्यादा वो आप उनसे ग्रैब कर पाओ, दैट इज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो। ब्रांच चेन अमीनो एसिड, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आप क्लास में कर लीजिएगा, आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं, जब क्लासेस फिनिश हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन ना कर पाओ तब आप बिल्कुल कर लीजिएगा। अभी आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सुन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। डेविड, समटाइम आफ्टर वर्कआउट आई विल टेक राइस, दाल एंड एग वाइट्स एंड एप्पल, इज इट ओके सर? जी बिल्कुल ले सकते हैं। राइस से आपका हाई ग्लाइसेमिक हो गया, दाल से आपका प्रोटीन हो गया, एग वाइट से भी आपका प्रोटीन हो गया, और एप्पल लेने का एज सच कोई उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है नेसेसिटी नहीं है। Like I'm saying, Devraj, it is not a necessity that you need to take any kind of fruit, because fruit in itself is a complete meal. So you need not to have or consume any kind of fruit with some kind of meal. So yes, if you are taking rice and pulses with egg whites, that is completely normal, because you are taking high glycemic index carbs as well as you are taking protein. So there is not a problem in that. Pritam Roy, see you soon. Yes. Yasharth, the BMI formula you have given in the class will work. यशार्थ बिल्कुल करेगा। अगर फॉर्मूलेज वर्क नहीं करते तो आपको पढ़ाए थोड़ी जाते हैं, वो बिल्कुल वर्क करेगा वो। पर यह है कि काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे आप कोई भी सप्लीमेंट खरीदते हो तो आप किसी शॉप पे जाते हो तो वो कहता है कि ये सप्लीमेंट ले लो, तो आपका क्वेश्चन क्या ये काम करेगा? वो क्या बोलेगा? बिल्कुल काम करेगा। वो ये थोड़ी बोलेगा नहीं काम करेगा। बट काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ आप फॉर्मूलेस के ऊपर जाके फैट लॉस नहीं करा सकते हो, उसके बाद भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें आपको चेंजेस करानी पड़ती हैं। सुशांत, मैं फैट बर्नर के बारे में बता चुका हूँ, बाकी आप लेवल 4 के अंदर आने वाले थे, तो जब आप आएंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। विकास, कैन वी इंक्रीज एंड्रोजेनिक फैक्टर ऑफ टेस्टोस्टेरोन और इज इट जेनेटिक ओनली? देखिए, जो हमारी बॉडी के अंदर है, एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। तो जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन आता है तो वो दोनों फैक्टर्स को बढ़ा सकता है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनाबॉलिक ही ज़्यादा आ जाए और जो एंड्रोजेनिक ना आए, दोनों के दोनों ही आएंगे, और वो जेनेटिकली भी डिटरमाइंड होते हैं। अजय, आई एम सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन फ्रॉम लास्ट 4 days। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, या तो आपने लोअर बैक की एक्सरसाइजेज ज़्यादा कर ली हैं, या फिर आपका जो पोस्चर है उसके अंदर प्रॉब्लम है, या उसके अलावा आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा आ गया या कम हो गया है। तो डिपेंड करता है, वो तो देख के ही बताना पड़ेगा, या बात करके, काउंसल करके। प्रीतम रॉय, व्हेन CNS इवनिंग बैच इज स्टार्टिंग? आप माईफाई की साइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कब बैच स्टार्ट हो रहा है। ईशांत पाटिल, हाउ मेनी एग्स शुड बी सेफ टू कंज्यूम इन अ डे? देखिए ईशांत, इसी के बारे में मैं समझा चुका हूँ कि आपको एग्स कितने कंज्यूम करने चाहिए। तो जब ये लाइव आपका सेव होगा तो उसमें जाके आप दोबारा चेक कर सकते हो कि मैंने इसके बारे में क्या बताया है, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊँगा तो फिर जो और क्वेश्चंस होंगे जो मैं इसके अंदर मैंने ये नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उसको प्रेफरेंस अभी दे पाऊँगा। तो आप जब ये सेव होगा तब वो चेक कर सकते हैं। सैफ, क्या हम कार्डियो रोज़ कर सकते हैं? येस सैफ, यू कैन डू द कार्डियो एवरी डे, बट डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है।
अगर आप दिन के अंदर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तब आप कार्डियो करें, दैट इज़ गुड। पर आप रोज़ अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है उसके बाद आप कार्डियो कर रहे हो तो फिर आपकी बॉडी के अंदर कुछ एज सच बेनिफिट नहीं देगा, अगर आपके गोल्स अलग हैं तो। कटिंग के टाइम पे जी बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीतम रॉय, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम समझा देंगे एक बार, बाद में मत बोलना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, चलिए ठीक है, आपको बताता हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आपके जो हार्ट और ब्लड वेसल्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जिस तरह से आपका वर्क परफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर आपका हार्ट का डायग्राम है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में अंदर आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है, वो ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद जो है वो आपके लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स के अंदर आपका गैस डिफ्यूजन होता है, तो उसके अंदर आपका जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर दी जाती है, और जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो अपने लंग के अंदर एल्वोलाई होते हैं वो उसको सक इन कर लेते हैं। उसके बाद आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, फिर दोबारा वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम का वो बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी के अंदर आयोटा के थ्रू ट्रैवल कर जाता है। तो प्रीतम मैंने बता दिया है, मैंने बाद में नहीं बोला इस बार। सुमित सुल्तान, कोलेस्ट्रॉल बैड है, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आता है? जी नहीं, कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं है। अगर आपकी बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल या फिर आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल या एलडीएल ज्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है। निक बैंस, थायराइड वालों को कैसे गाइड करें? डाइट को दे नहीं सकते हम। देखिए, आप इसके अंदर एक्सरसाइज की मोडालिटी के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं, और अगर आप डाइटिशियन बन चुके हैं तो उसके अंदर आपको जनरल प्रिस्क्रिप्शन में ये बता सकता हूँ कि अगर थायराइड डिपेंड करता है कि कौन से वाला है, तो जनरली आप जो बात समझना चाहते हैं ना, अभी उस पोटेंशियल पे आप लोग अभी उतना नहीं पहुंच पाए। तो जैसे जैसे आप और कोर्सेज करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं थायराइड के बारे में इसमें मैं समझा चुका हूँ और मैंने गाइडलाइंस ही बताई हैं, तो वीडियो सेव होगी तब उस समय आप दोबारा से चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आप देख पाएंगे। बट प्लीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली प्रिस्क्राइब मत करिएगा, ये बस आपकी नॉलेज के लिए है। क्योंकि अगर आपके पास पीस ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है, या आपको सर्टिफिकेट भी छोड़ा, आपके पास नॉलेज एक बेस नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। हर्ष शर्मा, क्या हमें रेस्ट पीरियड में कंटिन्यू 7 to 9 आवर्स का स्लीप कंपलसरी, या फिर पार्टली स्लीप भी कर सकते हैं? पार्शली स्लीप भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको जितनी बॉडी साउंड स्लीप में रहेगी दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। और कंटिन्यू का मतलब 7 से 9 घंटे नहीं, अगर 6 घंटे या 5 घंटे भी है तो भी वो आपका काफ़ी बेनिफिशियल है। फिटनेस एवेन्यू, इज लो प्रोटीन अ रीजन फॉर लूज स्किन? देखिए, लो प्रोटीन की वजह से कोई एज सच नहीं होता है, बट यस, अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल कम है तब आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा होगा, और जब फैट ज़्यादा होगा तो डिपेंड करता है किस एरिया के अंदर है, तो वो लूज स्किन होता है। जनरली क्या होता है, फीमेल्स के अंदर मैं ज़्यादा बात करता हूँ कि वो वेट लॉस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वेट लॉस अंदर क्या होता है कि आपका मसल ज़्यादा चला जाता है। जब मसल चला जाएगा तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट को जो एक बार हम छोड़ भी देते हैं तो मसल जाने से आपका जो फैट होता है ना वो थुलथुला हो जाता है, मतलब एक तरह से वो लटक जाता है, तो इसलिए वो लूज हो जाता है। क्योंकि मसल चली जाती है, फैट वहीं रहता है, बाकी बहुत कम जाता है, तो इस वजह से उसको आप मसल बढ़ाओगे तब जाके वो बनेगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर हम करेंगे जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो प्लीज़ जब तक आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सम अप कर लीजिएगा। फिटनेस एवेन्यू, हाउ कंपाउंड एक्सरसाइज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट? देखिए, जो आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं वो आपकी एक्सियल एक्सरसाइज होती हैं, वो आपकी बॉडी पे एक्सियल लोड प्रोवाइड करती हैं, और जब स्पाइन के ऊपर आपका डायरेक्ट लोड जाता है तो आपकी बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन, ज़्यादा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को सीक्रेट करती है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में आती है। और जब बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में आएगी, ज़्यादा पे ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे, तो आपकी बॉडी के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हेल्प करेंगे आपकी हाइट को, हाइट नहीं ओवरऑल आपकी ग्रोथ को डेवलप करने के लिए। तो ग्रोथ हार्मोन सिर्फ मसल्स को ग्रो करने के लिए काम नहीं आता, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, सारी चीज़ों को आपको ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी करेंगे। बाकी मैं जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा अपना जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर भी टर्म करता हूँ, तो अगर आपको और
इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आप सबमिशन के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो लिंक है वो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में आपको मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम की अगर आप आईडी जानना चाहते हैं तो माईफाई गुड़गांव के अंदर जाके आप जो फॉलोइंग के अंदर है उसमें आप चेक कर सकते हो, नितेश यादव के नाम से वहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं, और उसके बाद फिर जो बाकी का है वो नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द इवनिंग, बाय एवरीवन।